हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत सही नहीं थी। तो आज से ये वीडियो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी। और फिर से मैं बताऊंगा, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि करंट अफेयर को कैसे आसान तरीके से पढ़ा जाए और आपको तक वो चीज़ पहुंचा दूं इस सीरीज़ के माध्यम से कि जो चीज़ें हमें पढ़नी है उनको आप बहुत कम समय में आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सामान्य नागरिक के लिए जानकारी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको भी पूरी वीडियो मतलब वीडियो रोक रोक के जो भी पूरा आर्टिकल है उसको पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। तो प्रधानमंत्री ने 2 जगह दौरा किया था। तो उन्होंने कुछ कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया था और कई मतलब उत्सवों में पार्टिसिपेट किया था। तो वही चीज़ें याद रखनी है हमको, क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हमको देखनी है। तो इस आर्टिकल में 3 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट कि उन्होंने क्या किया है। भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत, जिसको कामाख्या के नाम से भी जाना जाएगा, उसका इन्होंने उद्घाटन मतलब उसको हरी झंडी दिखाई थी। तो ये भारत की पहली स्लीपर ट्रेन है, यानी पहली वंदे भारत ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन है जो कि चलेगी हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। इसको मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद फिर मोदी जी ने असम में ही बोडो समुदाय की एक सांस्कृतिक उत्सव है, मेला मनाया होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें भाग लिया था जिसका नाम है बागुरुम्बा दोहो, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये याद रखना है, ये जो बोडो समुदाय है उसका एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उत्सव है, मेला की तरह मनाया जाता है। तो उस बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके बाद इस आर्टिकल में उन्होंने और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक ये है कि उन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो काजीरंगा की बात आई है तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में ये सब याद रखना। तो ये यात्राएं हुई थी मोदी जी की, ये 17-18 जनवरी 2026 को ही रही थी। तो इसके बारे में सर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें थी। ये बागुरुम्बा दोहो महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने। तो इसके बारे में पूछ लेगा कि ये असम कौन मनाता है, तो पहले तो ये असम में मनाया जाता है, फिर कौन सी जनजाति मनाई जाती है, तो ये बोडो में मनाई जाती है। ऐसी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ठीक है। तो इसकी इन्होंने कर दिया, ये हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। उसके बाद इन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड नेशनल कॉरिडोर का मतलब उद्घाटन किया है, परियोजना का भूमि पूजन किया है एक्चुअली इन्होंने। तो ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है स्टार्टअप्स इंडिया के 10 वर्ष और स्टार्टअप्स रैंकिंग 5.0, मतलब स्टेट्स को जो रैंकिंग दी जाती है वो 5.0 है और स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। वैसे तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके बारे में याद रखना है कि जो स्टार्टअप इंडिया पार्टी जो पहल हुई थी वो कब शुरू हुई थी। तो ये 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी, या जनवरी 2016 में शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया। इसकी घोषणा तो मोदी जी ने 2015 में कर दी थी, लाल किला से ही भाषण देते समय, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो हुआ है वो उसके 6 महीने बाद 2016 में हुआ था। इसका जो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये DPIIT के अंतर्गत आती है। ये क्या है DPIIT, तो ये मतलब ये डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ये आपका ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये मतलब ये आपका आता है। और इसमें और क्या रखना है, इसमें ये रखना है कि ये अब भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना चुका है। मतलब अब भारत जो है वो स्टार्टअप्स के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। और क्या है इसके बारे में, इसमें क्या होता है कि स्टार्टअप्स मतलब स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जो होती है 5.0 ये जारी करी गई है, इसकी घोषणा की गई है। तो इसमें ये देखा गया है कि राज्यों का जो स्टार्टअप्स के मामले में राज्यों का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसा उनका प्रदर्शन रहा है, इसके बारे में याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टार्टअप में मतलब रैंकिंग दी जाएगी, उसके बारे में याद रखना है। तो स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में उन्होंने क्या रखा है कि जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस राज्य हैं, उसमें श्रेणी ए में गुजरात है और श्रेणी बी में अरुणाचल प्रदेश और गोवा है।
बेस्ट परफॉर्मर्स जो होते हैं वो, या फिर बेस्ट श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता। दूसरी श्रेणी है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, मतलब टॉप परफॉर्मर जो होते हैं। उनमें श्रेणी ए में जो है वो कर्नाटका है, पंजाब है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है, और श्रेणी बी में है वो हिमाचल प्रदेश है। ऐसे ही फिर हमारा नेतृत्व करता है लीडर्स की श्रेणी में वो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड है, और श्रेणी बी में मणिपुर और मेघालय। आपको क्या करना है, इनकी श्रेणी में मतलब पहले तो इनकी जो दे रखी है, रैंकिंग दे रखी है, उसके बारे में याद रखना है कि कौन सा परफॉर्मेंस है, कैसा प्रदर्शनकारी है। उसके बाद उनकी रैंकिंग ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे टॉप में है जो बेस्ट परफॉर्मर्स है वो, उसमें गुजरात है श्रेणी ए में। फिर जो टॉप परफॉर्मर्स है उसमें कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3 राज्य हैं। उसके बाद जो लीडर्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये 8 राज्य हैं। फिर उसके बाद आकांक्षी नेतृत्वकर्ता, ये एस्पायरिंग लीडर्स हैं, जो सबसे नीचे तो नहीं मानेंगे बट थोड़ा सा ऊपर होते हैं नीचे से। इसमें असम है, बिहार है, जम्मू एंड कश्मीर है और उड़ीसा है। इसके बाद है उभरते स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र, मतलब इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो वो उसमें फर्स्ट मतलब श्रेणी ए में आए हैं वो छत्तीसगढ़ है, NCR NCT है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की बात आई है। तो इसमें यही चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, यही है पूरा आर्टिकल में। तो आपको क्या क्या याद रखने हैं, स्टार्टअप इंडिया कब शुरुआत हुई था, तो ये शुरू हुआ था 2016 में। कौन इसकी देखभाल कौन करता है, तो इसकी देखभाल करता है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये इसकी देखभाल करता है। इसके बाद इसका भारत की क्या रैंकिंग है स्टार्टअप्स में, तो भारत तीसरे नंबर पे आ गया है स्टार्टअप्स में। इसके बाद रैंकिंग आएगी, फिर उसके बाद राज्यों की रैंकिंग आएगी। उसमें सबसे टॉप बेस्ट परफॉर्मेंस कौन होता है, वो गुजरात है। टॉप परफॉर्मेंस है उसमें 4 राज्य हैं, कर्नाटक है, पंजाब है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश हैं। उसके बाद नेतृत्वकर्ता में इस श्रेणी में 8 राज्य दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड। उसके बाद एस्पायरिंग लीडर्स या आकांक्षी नेतृत्वकर्ता में असम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा दे रखे हैं। उसके बाद जो इमर्जिंग और उभरते हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़ है, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, दिल्ली का भी नाम आ गया है। तो ये चीज़ आई हैं। तो अब ये होगा दूसरा आर्टिकल हो गया। तीसरा आर्टिकल है हमारा, इसके बाद UGC के बारे में दे रखा है। तो ये कुछ खास मुझे लगा नहीं UGC के बारे में, तो वो मैंने कट कर दिया है, मैंने को भी पढ़ा था। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं कि एक शांति अधिनियम 2025 पारित किया गया है। भारत के रूपांतरण के नाभिकीय ऊर्जा के संधारणीय दोहन और ऊर्जा संवर्धन विधेयक, इस शांति मतलब इसकी उद्घाटन की गई। इसकी फुल फॉर्म, शांति की फुल फॉर्म है कि ये यहाँ से पढ़ सकेंगे, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि जो भारत का जो ऊर्जा संवर्धन है ना, उसमें थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ये कुछ एडवांसमेंट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये अधिनियम भारत के परमाणु कानूनी ढांचे का समेकन और आधुनिकीकरण करता है तथा नियामकीय निगरानी के तहत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को मतलब सक्षम बनाता है। ये क्या करेगा कि थोड़ी सी प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं या प्राइवेट जो भी प्राइवेट कंपनी है उनको थोड़ा सा ये देंगे, उसमें शुरुआत करेंगे इसके लिए। और इसमें क्या याद रखना है, इसमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये शक्ति अधिनियम आया है, ये किससे संबंधित है, तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। दूसरी बात इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद देखा इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, इसमें पुरानी बातें दे रखी हैं, पुराने आर्टिकल्स दे रखे हैं। ये क्या लगेगा, ये 2010 अधिनियम है, जो 2010 का मतलब उसको प्रतिस्थापित करेगा। और इसके तहत क्या होगा, जिन गतिविधियों को निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है उनमें प्रमुख है परमाणु संयंत्र और रिएक्टर का निर्माण। परमाणु संयंत्र का या परमाणु रिएक्टर का निर्माण करना होगा, वो कंपनी करेंगे। स्वामित्व और संचालन, तब परमाणु ईंधन का निर्धारण, उनका स्वामित्व, उनका संचालन तथा परमाणु ईंधन है उनका निर्माण के बारे में काम करेंगी ये। और परिवहन का, जो भी परमाणु ऊर्जा के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी मटेरियल है, उसका परिवहन के लिए काम करेगी, उसके व्यापार पे काम करेंगे और ये उसके भंडारण पे काम करेंगे। तो इसमें आर्टिकल में इतने इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। परमाणु ऊर्जा
नियामक बोर्ड वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आप शक्ति की अधिनियम की बात आएगी तो फिर इसको ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसके अलावा अगला हमारा आर्टिकल्स है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, ये पारित किया गया है। ये क्या है? ये भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन है, उसको कहते हैं बीबीजी राम जी, इसका शॉर्ट फॉर्म है वो बीबी, विकसित भारत जी राम जी, BVGRG या राम जी कह सकते हो, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये 2025 में आया है। ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2000 मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा। किसको प्रतिस्थापित करेगा? ये मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा। एक तो इसमें ये रखने आना का विकसित भारत जी राम जी जो अधिनियम है ये किसको विकसित करेगा? तो ये मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट है, उसको प्रतिस्थापित करेगा। और इसने एक काम और करेगा, अब ये प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करेगा। पहले जो मनरेगा था वो 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करता था, अब ये प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन की रोजगार की गारंटी करेगा। और ये अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। तो ये लागू हो चुका है। क्या करना है इसने क्या किया? इसने कराया, इसको मनरेगा को प्रतिस्थापित किया है, उसकी जगह पे 100 जगह की जगह काम को थोड़ा बढ़ा दिया, 125 कर दिया है। और अब ये मनरेगा की बात आई है, तो ये मनरेगा क्या करता है? ये मनरेगा 2006 में आया था, लोगों को रोजगार गारंटी के हिसाब से आया था। तो मनरेगा की अगर बात पूछ ले तो ये 2006 में शुरुआत हुआ था और इसका काम था 100 दिन तक, मतलब ग्रामीण परिवार को, प्रति ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की मतलब काम देता था। वो लोकल लेवल पे काम रहेगा, जैसे सड़क का निर्माण करा दिया, तालाबों का मतलब सौंदर्यीकरण करवा दिया, नाले वगैरह साफ़ करा दिए, या फिर जो कच्ची सड़कें हैं उनका काम दे दिया, तालाब है, मरघट है, गांव के शमशान घाट है उनका कुछ करा दिया। तो ये सब छोटे छोटे काम कराए जाते थे। इससे मतलब गांव का अवसंरचनात्मक विकास हो, सौंदर्यीकरण हो और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। ये जो योजना है ये कौन करता है? तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें क्या रहता है? इसमें सामान्यतः जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी होती है, जैसे मतलब उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 60,000 केंद्र देगा और 40,000 राज्य सरकार देगा। तो ऐसे इनकी दोनों की भागीदारी रहती है। लेकिन कुछ राज्यों में, जो सामान्य राज्य उनमें तो रहता है 60-40 का अनुपात। जो मतलब नॉर्थ ईस्ट या फिर जो क्या नाम है, हिल्स एरिया हैं, जो जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन लोग यहाँ पे क्या रहता है कि 90% केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। और जो मतलब विधानसभा के यूटी हैं उनमें तो फिर पूरा केंद्र सरकार देगा ही 100%। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसने वो विकसित भारत जी राम जी योजना है, उसने किसको प्रतिस्थापित किया? तो मनरेगा को। इसने 125 दिन का रोजगार दिया। ये 1 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। उसके बाद ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें अगर सामान्य राज्य हैं तो उनमें 60-40 का रहता है। अगर पहाड़ी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या नाम है 90-10 का रहता है। और जो यूटी हैं जहाँ पे विधानसभा नहीं है तो वहाँ पे ये पूरा 100% केंद्र का ही रहता है। तो एक ये याद रखना है। इसके अलावा एक रहेगा कि अगला आर्टिकल है हमारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल, मतलब राष्ट्र के लिए प्रेरणा के स्थल के नाम से कुछ जगह विकसित किए गए हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पे विकसित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया गया। इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है? तो इसके बारे में है कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल को स्थायी राष्ट्रीय महत्व का एक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणास्पद परिसर के रूप में विकसित किया गया है। ये जो प्रेरणा स्थल विकसित किया गया है, जो स्थल है वो 65 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित है। और इसका ये परिसर है, इसमें नेतृत्व मूल्य, राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक चेतना और जन प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक स्थायी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे परिकल्पित किया गया है। इस परिसर में क्या क्या है? तो इस परिसर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो इसमें क्या है? तीनों की कांस्य प्रतिमाएं हैं। और ये क्या है? इसमें आधुनिक संग्रहालय, एक मॉडर्न मतलब म्यूजियम बना है जो कमल के आकार का है, वो विकसित किया गया है। और ये लगभग 98,000
वर्ग फुट में ये इसका एरिया है, 98,000 वर्ग फुट। तो आपको क्या रखना है, एक तो जो राष्ट्रप्रेरणा स्थल है वो लखनऊ में विकसित किया गया है। किसके लिए, इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो नेतृत्व का मतलब नेतृत्व मूल्यों का, राष्ट्र सेवा का, सांस्कृतिक चेतना का और जनप्रेरणाओं को बढ़ावा देना है। 65 एकड़ में विकसित किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ, उनकी 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और इसमें एक मॉडर्न म्यूजियम है, आधुनिक म्यूजियम के मतलब वो है, वो भी डेवलप किया गया है। तो ये सारा विकसित किया गया है कितने एकड़ में, ये है 65 एकड़ में। तो इस पे ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपको अगला देखना है तो एक आर्टिकल और है कि जो दीपावली है उसको यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले भी और भी कई हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुछ और है, जैसे गरबा को शामिल किया गया था और उससे पहले कुछ और हैं उनको शामिल किया गया, लेकिन दीपावली को इसमें शामिल किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या है, दीपावली शामिल किया गया। दीपावली को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इसमें क्या है, यूनेस्को द्वारा दीपावली वह समय है जब परिवार, और इन्होंने क्यों शामिल किया इसका इम्पोर्टेंस सुनो। वो कह रहा है कि यूनेस्को के अनुसार दीपावली वह समय है जब परिवार और समुदाय एक दूसरे के उपहार और मिठाइयाँ देते हैं, सामूहिक भोज, संगीत, नृत्य और अनुष्ठान करते हैं। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी अनौपचारिक रूप से घर परिवार में सीखी सिखाई जाती है, मतलब घर परिवार में सीखी जाती है, वहीं पे सिखाई जाती है। तो आज का आर्टिकल्स में हमारा जो, मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा वीडियो, अब मैं छोटे छोटे आर्टिकल ही रहूँगा और छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब आगे लंबा कुछ रहा भी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा यूनेस्को है वो कितनी सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करता है। ये आपका होमवर्क है, आप ये इसमें पढ़ लेना। कमेंट में तो खैर क्या ही लिखवाना, आप पढ़ लेना इसको और उसके बारे में थोड़ा सा डीप रिसर्च कर लेना। कुछ हमारे स्थल भी शामिल करे गए हैं और ये सूची शामिल करी गई है, कुछ प्राकृतिक स्थल हैं वो भी शामिल करे गए हैं, तो आप एक बार उनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग मी।